कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल जो कि किसी ना किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को आलूदा करे, उसको पोल्यूट करता है, उस पे उसको डैमेज करे या उस पे बहुत शदीद असरात उस पे डाले, तो ऐसी चीज़ को हम पोल्यूटेंट कहते हैं। अगर तो वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि any substance in the environment which has some adverse effect on the following, they are known as environmental pollutants। अब किन किन चीज़ों पे वो इफेक्ट्स अपने डाल सकते हैं, किन किन चीज़ों को डैमेज कर सकते हैं, उसके अंदर पहली चीज़ आ जाती है ह्यूमन हेल्थ। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी ना किसी तरीके से एनवायरनमेंट में एंटर हुआ, उसने ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट किया, उसको डैमेज करे, उसको हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। सेकेंडली, अगर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसको डैमेज करता है तो उसको हम पोल्यूटेंट कहेंगे। और थर्ड आ जाता है नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम जिसके अंदर हम कह देते हैं कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फैमिलीज आ जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, ह्यूमन बींग्स उसके अंदर आते हैं। तो इनकी लाइफ को किसी भी तरीके से अगर वो डिस्टर्ब करते हैं, जो साइकिल एक बना हुआ है, नेचुरल फंक्शन जो है इस इकोसिस्टम का, अगर तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल किसी तरीके से, किसी रिएक्शन के ज़रिए से उसको आलूदा करे, उसको अफेक्ट करे, उसको डैमेज करे, तो ऐसी चीज़ को पोल्यूटेंट कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन? पोल्यूशन किस तरह से काज होती है, किस तरह से पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर एंटर होते हैं और वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से पोल्यूट करते हैं, उसके कुछ जो रीज़न है उसके अंदर आ जाता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो दिन ब दिन आबादी का जो बढ़ना है, आबादी बढ़ने की वजह से उसकी ज़रूरियात का बढ़ना, और उनकी ज़रूरियात में अगर हम देखें तो ट्रैफिक इसमें सबसे पहले आ जाती है कि वो इंक्रीज़ हो रही है, और इस तरह से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स का एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हो जाना, और इस तरीके से वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। उसके अंदर फिर चाहे हमारी एटमॉस्फेयर आ जाए, यानी जो हमारे इर्द गिर्द हवा है उसको पोल्यूट करना, या फिर उसके ज़रिए से हाइड्रोस्फेयर का पोल्यूट होना, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं हमारी इन्वायरमेंट के, यानी कि वाटर बॉडीज़ का पोल्यूट हो जाना, और या फिर लिथोस्फेयर में कोई पोल्यूशन आ जाना, ज़मीन के अंदर सॉइल पोल्यूशन आ जाना। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें पहला जो रीज़न हम बताते हैं वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रो करना, रैपिडली उसका ग्रो करना। अर्बनाइजेशन होने की वजह से, शहरी आबादी एक तो ज़्यादा होने की वजह से, या जो सिटीज़ हैं उनके ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का दिन ब दिन ग्रो करना, इंडस्ट्रीज़ का दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होते जाना, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट हैं उनके लिए कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से निकलने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होते हैं, चाहे वो फिर वाटर बॉडीज़ में ऐड हो, या फिर कोई गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाएं, या फिर वो जो पानी है जो पोल्यूट हो रहा है इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उन पानी का अगर हम फील्ड्स में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल का पोल्यूट हो जाना। तो इंडस्ट्रीज़ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन्वायरमेंट की पोल्यूशन के अंदर। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक वगैरह, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रही है, और इन सब की चीज़ जो बेस हम बताते हैं वो पॉपुलेशन ही हम कह सकते हैं, कि दिन ब दिन जो इतनी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रही है, फिर उन व्हीकल्स में से निकलने वाला जो स्मोक है, उस स्मोक के ज़रिए से एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का पोल्यूट होना। तो ये चंद रीज़न है जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है। इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है आज एयर पोल्यूशन के बारे में। हम उन सोर्सेज को, उन केमिकल रिएक्शंस को, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे इसके अंदर जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। एयर पोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करने वाले हैं। हम जो इन्वायरमेंट का पहला कंपोनेंट था एटमॉस्फेयर, लेयर जो है एक गैसेस की हमारे इर्द गिर्द अर्थ में, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसका पोल्यूट होना किसी सब्सटेंस की वजह से, किसी पोल्यूटेंट की वजह से, उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। पहला हम इसको डिफाइन करेंगे, द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, और वी कैन से द मिक्सिंग ऑफ एनी सब्सटेंस जो कि एडवर्स इफेक्ट काज करे
विद आवर सराउंडिंग्स पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर, क्योंकि एयर पोल्यूशन हम कह रहे हैं तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, सिर्फ इन्वायरमेंट का जो पहला कंपोनेंट है इसमें उसी की बात की जाएगी। विच डैमेज द इन्वायरमेंट, ह्यूमन लाइफ या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ या इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करे, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किन किन वजूहात की वजह से होती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। उसमें दो तरह के हम सोर्सेज बताते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड इसमें आ जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। एयर को पोल्यूट करने में जो पोल्यूटेंट्स रोल प्ले करते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो तरह की कैटेगरीज में। कुछ पोल्यूटेंट्स को प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है और कुछ को सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होके, उसमें शामिल होके और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स को प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच एस्केप फ्रॉम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, किसी इंडस्ट्री की चिमनीज से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से निकलने वाली जो गैसेज हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो रही होती हैं और डायरेक्टली उनका फिर किसी ना किसी चीज़ को अफेक्ट करना, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करना। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्रीज़ में कोई केमिकल हो रहा है, कोई बर्निंग प्रोसेस हो रहा है और वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्केप करके इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होना, और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका हमारी ऑक्सीजन की जगह पे हमारे लंग्स के अंदर इनहेल कर जाना, ऐड हो जाना, तो ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। या फिर एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये भी एक सोर्स है प्राइमरी पोल्यूटेंट का। ऑटोमोबाइल्स में से जो निकलने वाला स्मोक है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड भी आ जाता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसके अंदर आ जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उसके अंदर। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, कुछ ऐसे मटीरियल्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में से बाहर निकल रहे हैं उनकी चिमनीज में से और इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो रहे हैं और वो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस भी इमिट करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कहेंगे। और अगर तो वो पोल्यूट कर रहे हैं हमारी एयर को तो वो होंगे पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स और इसके अलावा अमोनियम कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं और उनके सोर्सेज यहाँ पर बताए। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स दूसरी तरफ हम उन पोल्यूटेंट्स को कहते हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर जो मौजूद ये तमाम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है उनसे वो जनरेट होते हैं, किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो बनते हैं एयर के अंदर। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स को कहा जाता है जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से बनते हैं। They are produced by primary pollutants through various reactions. फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होके और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना, फिर वहाँ से उसका आगे से वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाना, और वो जो कार्बोनिक एसिड होगा इट विल बी अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, क्योंकि वो मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से जनरेट हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड इसके एग्जांपल में आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज़ अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, और वाटर जो इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर वेपर्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड का बनना, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट की वजह से जनरेट हुआ है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, ओजोन O3, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, तो ये चंद एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। तो इसके अंदर अभी हमने क्या पढ़े, मेन सोर्सेज पढ़े हैं कि किन किन सोर्सेज की वजह से एयर पोल्यूट हो रही है। उसमें हमने दो तरह के पोल्यूटेंट्स डिस्कस किए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होके और इन्वायरमेंट को एयर के अंदर ऐड होके उसको पोल्यूट करते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से बनते हैं और फिर वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें। नाउ
सम सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जिनको एक एक करके हमने आगे डिस्कस करना है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, ये तमाम सोर्सेज हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं ये। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड के नेचुरल सोर्सेज अगर हम देखें कि किन नेचुरल सोर्सेज इसके कौन कौन से हैं, कुदरती तौर पे किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में हमारी एयर के अंदर इंक्लूड है, उसमें पहला सोर्स आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, जो आतिश फिशां का फटना है। तो उस आतिश फिशां की वजह से बहुत सारी गैसेस जो हैं वो वहाँ से स्केप करती हैं, वहाँ से इन्वायरमेंट के अंदर वो शामिल हो जाती हैं। तो पहला सोर्स, उसका नेचुरल सोर्स जो हम कहते हैं, वो आ जाएगा इसके अंदर वोल्केनिक इरप्शन। सेकंड, नेचुरल गैस इमिशन, नेचुरल गैस का इमिट करना हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर। फॉरेस्ट फायर्स, अगर कहीं पे जंगलों में दरख्त वगैरह को, उनको अगर आग लग जाती है तो उनकी वजह से, उनकी बर्निंग की वजह से, इनकम्प्लीट बर्निंग अगर उनकी होती है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्वायरमेंट में ऐड होना। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर मीथेन जो गैस है CH4, उसकी ऑक्सीडेशन जब हो जाती है तो ऑक्सीडेशन का एक प्रोडक्ट होता है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड। वुड एंड फॉसल फ्यूल बर्निंग, अगर फॉसल फ्यूल्स या फिर वुड को, लकड़ी को जलाया जाता है या उसके जलने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का। बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और लास्ट में हम बोलेंगे कि इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट होती है। सो देयर आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ होम। तो एक घर के अंदर किन किन सोर्सेज की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी एयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होती है, तो उसके अंदर आ जाता है पहला, अगर आप देखें, कार लेफ्ट रनिंग इन अटैच्ड गैरेज, पोर्टेबल जनरेटर्स। तो ये तमाम कुछ सोर्सेज हैं जो कि एक घर में कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होने का रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा जब सर्दियों में आप क्या करते हैं कि रूम को आप उसका डोर क्लोज़ करके अगर आप हीटर वगैरह जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेस सप्लाई की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनना शुरू हो जाती है, और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हमारी हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होके और सफोकेशन काज करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम फ्यूल बर्निंग, फ्यूल को बर्न करने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। मोटर व्हीकल्स उसके अंदर आ जाती हैं कि उनके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, जब वो उनकी बर्निंग होती है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। रेलवेज़ में यूज़ होने वाला फ्यूल या एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होने वाले जो फ्यूल हैं। और रिएक्शन अगर हम इनके अंदर देखें कि कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उसमें आ जाता है कि जो फ्यूल वगैरह हैं ये तमाम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कार्बन है और कार्बन की कंबशन हो रही होती है। तो अगर हम ये रिएक्शन देखें कि कार्बन की बर्निंग किस तरह से होती है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कार्बन का रिएक्शन होगा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। सो व्हेन एलिमेंटल कार्बन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब उसकी इनकम्प्लीट कंबशन हो। यानी इनकम्प्लीट कंबशन हम तब कहते हैं जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो। ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर कंप्लीट कंबशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो इन द प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से जनरेट होती है। यही रीज़न है कि सर्दियों में वो जो हीटर यूज़ किया जाता है और अगर डोर क्लोज कर दें तो वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होती है, और इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है तो उसकी वजह से फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब ये तो फर्स्ट रिएक्शन है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड
फ्यूल की इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो रही है। एक और रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कंटेनिंग मटेरियल के दरमियान में अगर रिएक्शंस हो और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट रिएक्ट्स विद कार्बन, कार्बन के साथ जब रिएक्ट करती है एट हाई टेम्परेचर, तो ये भी क्या जनरेट करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस इसके एग्जांपल में आ जाती है। थर्ड रिएक्शन है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसोसिएट होती है, डीकम्पोज होती है हाई टेम्परेचर पे, तो उसकी डीकम्पोजिशन का एक प्रोडक्ट क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सेकंड एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये तीन एक ऐसे रिएक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर जनरेट हो रही है या प्रोड्यूस होती है। पहले रिएक्शन में हमने बताया कि फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। सेकंड के अंदर हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है तो किस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। और थर्ड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन हम कह सकते हैं इसको। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पे कार्बन मोनोऑक्साइड के कौन कौन से इफेक्ट हैं उसके अंदर आ जाता है हेड एक। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो उसकी वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फटीग, इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस, बेहोश भी हो सकता है। और अगर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये मौजूद हो तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर एक लंबे अरसे के लिए ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो करती ये है कि हमारी जो हेमोग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन ने बाइंड करना होता है, तो ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन अब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनती है जिसका ब्राइट रेड कलर होता है। और मेटाबॉलिज्म के लिए वो रिक्वायर्ड भी होती है क्योंकि जब वो डिकम्पोज होती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन तो इट रिलीज बॉन्डेड ऑक्सीजन, और वो जो ऑक्सीजन है वो मेटाबॉलिज्म के लिए फिर अवेलेबल होगी। लेकिन अगर तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अगर वो इंक्लूड हो जाती है, अगर वो अवेलेबल हो, तो उसकी जगह पे क्या बनेगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की जगह पे फिर हेमोग्लोबिन के साथ जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है एंड इट बाइंड्स मोर स्ट्रांगली। हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन इतनी स्ट्रांगली बाइंड नहीं करती जितनी स्ट्रांगली कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन को वो मौका ही नहीं देती कि वो जाके हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे, फिर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ बाइंड कर जाएगी तो उससे क्या होता है कि वो बहुत स्टेबल होती है, उससे फिर अलग नहीं होती वो, और उसकी वजह से फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, वो डैमेज होता है। और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो तो उसकी वजह से पहले तो अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, और अगर लंबे अरसे के लिए ज़्यादा देर तक उसके ज़रिए से वो रेस्पिरेशन में ऐड होती जाएगी तो उससे क्या होता है कि डेथ भी हो सकती है। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, स्मेल नहीं होती इसकी, इसीलिए तो इसको जो है हम ना तो देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें समझ नहीं आती कि इस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है या नहीं। इट इज़ लाइटर देन एयर। इसके अलावा वाटर में सॉल्युबल है, बहुत पॉइजनस गैस है, जैसे कि उसके कुछ इफेक्ट्स हमने अभी पीछे बताए हैं। इट काजेज सफोकेशन इफ इनहेल्ड, और सफोकेशन किस तरह से वो काज करती है ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हेमोग्लोबिन के साथ जाकर ये बाइंड करती है। इट बाइंड विद हेमोग्लोबिन। तो इसका पॉइजनस इफेक्ट अगर पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का तो उसके अंदर हेमोग्लोबिन वाली एग्जांपल बताई जा सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो पॉइजनस इफेक्ट है इसको हम इंडिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इसको हम स्टॉप ज़रूर कर सकते हैं कि जो जो सोर्सेज हैं उसके उनको अगर हम रोक सकते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इमिशन है इन्वायरमेंट के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सकता है।